चलो देखो बेटा सब लोग, हम लोग टॉपिक कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। और कल आपने लिखा था एक्सप्लेनेशन ऑफ नेट सेलिंग प्राइस। यहाँ तक हो गया था। अब चलिए आज आगे करेंगे बेटा। चलो अब आगे लिखिए इम्पेयरमेंट ऑफ। अब करेंगे कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 इसका नाम है बेटा इम्पेयरमेंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पेयरमेंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट। लिखिए इफ एनी revalued asset has been impaired during the year during the year then impairment loss will be adjusted against available balance of revaluation reserve. First, we can write off impairment loss in profit and loss account only if it is in excess of available amount in revaluation reserve. एंट्री होगी, पहली एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट being downward revaluation made बी पॉइंट में लिखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस being losses written off.
यहाँ लिखो बेटा बैलेंस शीट वैल्यू, यहाँ लिखिए एक्सेस लॉस, बैलेंस शीट वैल्यू एंड एक्सेस लॉस। ठीक है, चलो अब स्क्रीन पे देखो बेटा, ये जो कंसेप्ट लिखा है ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, AS10 से रिलेट हो रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ। सब लोग अब स्क्रीन पे देखो। देखो बेटा, अभी आप आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये कंसेप्ट वहाँ से जाके कनेक्ट होता है। तो मैं आपको AS10 में वो चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आपको ये वाला लॉजिक बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, फिर इसके क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे। बस एंट्री सीखना है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, कैसे कैसे एंट्री होती है। ये रहा। चलो अब देखो बेटा, देखो AS10 में एक्सेप्शनल केसेस में हम लोगों ने एक कंसेप्ट, जिसने किया है तो ये पढ़ा होगा, नहीं तो अभी आगे पढ़ोगे आप लोग। देखो है क्या, ये सब छोड़ो, एग्जाम्पल से देखिए समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सब बच्चे देखो सामने क्या लिखा है, बताओ मुझे। ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है बेटा हमारे पास कोई एसेट है, उसकी वैल्यू बढ़ जाए, क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, बढ़ने के बाद फिर ऐसा हो जाए कि घट जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पे कुछ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहीं से बस समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या है, हमारे पास एक एसेट था जिसका कैरिंग अमाउंट 20 लाख का था। कितने का था बेटा? कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या हुआ, हमारी बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा था? 20 लाख का। अच्छा, हमने जब उसकी मार्केट वैल्यू पता करी तो वो है 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख कह रहा हूँ, 25 लाख की है। कितने का बैलेंस शीट में था? 20 लाख का। डायग्राम देखना, हमारा जो एसेट है वो 20 लाख का है, और इसके बाद बेटा ये हो गया 25 लाख का। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो एंट्री डालेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। लीजिए देखिए, देखो अब ऐसे हुआ कि ये है हमारा एसेट, पहले ये एसेट था हमारी बुक में 20 लाख का, 20 लाख का, लेकिन जब हमने इसकी मार्केट वैल्यू देखी तो मार्केट वैल्यू इसकी 25 लाख की थी, 25 लाख की थी। तो 5 लाख से ये एसेट की वैल्यू बढ़ानी होगी। अब बताओ बढ़ाने पे कौन सा एस लगेगा, AS10 या AS28? 28 कहाँ लगता है? डाउनवर्ड पे, अपवर्ड पे नहीं, ठीक है। तो AS10 क्या बोलता है, अब 20 का एसेट जब 25 का होगा तो वो कहते हैं एंट्री डालो, मैं ऊपर एंट्री लिख रहा हूँ। बताओ एसेट बढ़ाना है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? तो लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, 5 लाख का। क्या एंट्री हुई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। यहाँ तक समझा ना? हमने एसेट बढ़ा दिया। अब देखो, अब अपनी कहानी अब शुरू होती है दोबारा। अच्छा, ये है पहले साल की बात, ये इनका था फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर ये बुक वैल्यू थी और ये मार्केट वैल्यू थी। अच्छा बेटा, अब आया सेकंड ईयर। बताओ, जब हमने 20 का एसेट 25 का लिख दिया तो अब बताओ बैलेंस शीट में वो कितने का लिखा होगा? 25 का लिखा होगा ना। अच्छा, जब सेकंड ईयर आया तो एसेट की वैल्यू 21 लाख निकली। हमने जब उसको रिवैल्यू करवाया तो उसकी वैल्यू निकली 21 लाख, उसकी वैल्यू निकली 21 लाख। अब बताओ कितने से कम हुई? 4 लाख से कम हुई। तो देखो एंट्री क्या होगी, अब एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तो क्रेडिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 4 लाख से।
रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 4 लाख से, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सब तो यूजुअल है, दिक्कत क्या है, जब बढ़ाया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, घटाया तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, ठीक है। अब टेक्निकल है अगला वाला। अब ये देखो, अगर मान लो ऐसा होता हमारा 20 का एसेट 25 का हो जाता, और फिर जब सेकेंड ईयर वैल्यू करते तो वो 18 लाख का निकलता। कितने का बेटा? 18 लाख का। ये देखना जरा ध्यान से सुनिएगा, यही है, यही पढ़ना है। देखो ये, अब वो 18 लाख का निकल गया, 18 लाख का। अब बेटा आप नोटिस करो, हमारा एसेट, सब लोग 100% कॉन्सेंट्रेशन करना। देखो हमारा एसेट सबसे पहले इसकी वैल्यू बढ़ी, पहले अपवर्ड हुआ, उसके बाद हमारा एसेट डाउनवर्ड गया सेकेंड ईयर में। कितना? पहले तो 21 लाख हुआ, मतलब ये दो अलग अलग केसेस हैं, या तो 21 होगा या तो 18 होगा, लेकिन 21 होगा तो ट्रीटमेंट अलग है, 18 होगा तो ट्रीटमेंट अलग है। समझ आए? वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखो, पहले 21 लाख था, सब बच्चे देखो सामने। बेटा अगर 21 लाख था तो आपको नहीं लगता कि एसेट बढ़ा तो, लेकिन 20 लाख से तो ऊपर ही था। फिर से एक बार, 20 से एसेट कितना हुआ? नहीं, 20 से पहले कितना हो गया? 25 लाख। मान लो 20 इसकी कॉस्ट थी, 20 कितनी थी? 20 से कितना हुआ? फिर 25 से घट के कितना आया? 21 पे आया। तो बेटा भले 21 पे आया, तो ये जो 21 है ये 20 से तो ज़्यादा है, ये इसकी कॉस्ट से तो ज़्यादा है। तो एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन बेटा अगर ऐसे हो जाए, ये 18 लाख का हो जाए, तो ये देखो ये कॉस्ट से भी कम पे आ गया। किससे कम पे आ गया? तो कितना कम आया? 2 लाख। कॉस्ट से कम कितना है? तो अब बताओ, हम ये देखो, अब 21 नहीं लेना है ना बेटा हम लोग को, अब ये पूरा देखना है। देखो 20 से 25 हुआ, 25 से कितना हो गया? 18 लाख हो गया। तो बताओ एसेट में चेंजेस कितने क्या है? 7 लाख के। कितने क्या है? तो अब हम एंट्री ये करेंगे, देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगी। कैसे, कितने से? तो ये देखो, इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 7 लाख से कीमत कम हुई है, तो ये 7 लाख से क्रेडिट होगा। बोलो ये समझ में आ रहा है? अब आगे, रिवैल्यूएशन में पड़ा ही 5 लाख है, तो ये डेबिट हो कितने से सकता है? 5 लाख से। इसके बाद जो 2 लाख की फिगर आएगी उससे हम लोग पीएल डेबिट करेंगे। समझ में? अगर हमने एसेट को बढ़ाया तो कुछ कुछ पैसे, मतलब अगर हमने एसेट को बढ़ाया तो हमारे पास कुछ बैलेंस किस में होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अगर कम करना पड़ा तो जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में है, अगर उतना कम करने की जरूरत पड़ी या उससे कम, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी पर्याप्त है। अगर उससे ज़्यादा करना पड़ेगा तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। समझ में आई बात? ये बात लिखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में। अब आइए, अभी अभी जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसको पढ़िए और फिर क्वेश्चन करेंगे, फटाफट आपसे लगता चला जाएगा। पढ़ो। अब देखो क्या लिखा स्क्रीन पे, देखो, इफ एनी रीवैल्यूड एसेट, देखो नोटिस करो, एसेट नहीं है, क्या लिखा है? रीवैल्यूड। तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। 20 लाख वाला पहले कितने का हुआ? 25 लाख का, तो रीवैल्यू हुआ ना। रीवैल्यू का मतलब आप, अब आप तो समझते हो रीवैल्यू का मतलब बढ़ना भी होता है घटना भी। जी नहीं, अपने एएस में जब बोला जाए रिवैल्यूएशन तो बढ़ना, जब इम्पेयरमेंट तो घटना। समझ में? जब एएस में बोलेगा रिवैल्यूएशन तो क्या मतलब हुआ? बढ़ना, और इम्पेयरमेंट का मतलब घटना। तो लिखा है इफ एनी रीवैल्यूड एसेट हैज बीन इम्पेयर्ड। कोई एसेट था, 20 का एसेट था, पहले 25 का किया, अब उसको इम्पेयर्ड कर रहे हैं। इम्पेयर्ड का मतलब कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अवेलेबल बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट। पहले हम किस में एडजस्ट करेंगे? अगर वहीं निपट गया तो वेल एंड गुड, नहीं निपटा तो जितना कम पड़ेगा वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं और लॉस जाएगा कहाँ बेटा? ये जो लॉस है, लॉस जाएगा, अरे ये देखो ना, ये लॉस लॉस से कट गया, एंट्री तो वही हुई ना, रिवैल्यूएशन पीएल टू एसेट। बोलो, तो मैंने यही एंट्री पढ़ाई थी आपको, समझ आया? तो क्या होगा? जितना रिवैल्यूएशन में बैलेंस है उतने से कौन आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। जितना कम पड़ेगा वो कहाँ से जाएगा? पीएल से। और एसेट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। चलो बताओ फिर से, इम्पेयरमेंट करते टाइम कब हमें जरूरत पड़ेगी पीएल की?
जब रिवैल्यूएशन रिजर्व में जितना बैलेंस है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। समझ में? क्वेश्चन 15 सामने देखिए, क्वेश्चन 15 पढ़िए। क्वेश्चन 15 आपके एग्जाम में आया था बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखो क्या लिखा है। लिखा है from the following details of an asset find out impairment loss, treatment of impairment loss and current year depreciation। तो हमें पहले पता करना है इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना, तीन चीजें निकालनी है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या क्या दिया है? लिखा है कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखा है 56 लाख का, लाइफ है 10 ईयर की, और सैलवेज वैल्यू है नील। ठीक है, तो ये बताओ 56 लाख का एसेट है और जीरो सैलवेज वैल्यू है, 10 का लाइफ है, तो हर साल 5.6 लाख से डेप्रिशिएट होगा। अच्छा आगे बढ़ो। कह रहे हैं करेंट कैरिंग वैल्यू है 27.3, तो इसका मतलब कुछ दिन यूज हुआ। और ये देखो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है? 3 ईयर की, तो 10 साल था, तो इसका मतलब 7 साल निकल गया होगा, तो अब ये इतने का बचा है। अच्छा अब ये देखो, जल्दी से बताओ इम्पेयरमेंट कब होता है, कैसे होगा? कैरिंग अमाउंट और विच एवर इज, नहीं देखो, जब कैरिंग अमाउंट हायर होता है किससे? रिकवरेबल से, तब तो इम्पेयरमेंट होता है। और ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे चेक करते हो? एक नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। तो अब ये देखो, ये कह रहे हैं करंट कैरिंग वैल्यू ये है 27.3 लाख की। फिर लिखा है बेटा रिकवरेबल अमाउंट निकाल के दे दिया उसने 12 लाख का, ये दे रखा है 12 लाख का। अब बताओ क्या, इससे इसका मतलब ही नहीं है हम लोग को। जब रिकवरेबल 12 लाख का है, कैरिंग 27 लाख का है, तो अब बताओ क्या होगा बेटा? कैरिंग ज़्यादा है, रिकवरेबल कम है, तो इम्पेयरमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन इन लास्ट ईयर, पिछले साल हमने रिवैल्यूएशन कितना किया था, कितने का? 14 लाख का। तो क्या एंट्री बनाई होगी? पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसका मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पैसा पड़ा होगा? 14 लाख। तो अगर हमें 14 लाख से कम का इम्पेयरमेंट करना है, तब तो रिवैल्यूएशन ही पर्याप्त है। उससे ज्यादा करना होगा तो कौन आएगा? पीएल आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। लिखिए इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल्स टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग दिया है 27.3 लाख, ये दिया है 12 लाख का, तो ये निकल के आ गया 15.30 लाख। दूसरा उसने पूछा था बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा, तो लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बोलो एंट्री क्या होगी? इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपीई, पीपीई, और अगला रिवैल्यूएशन डेबिट। पीएल की जरूरत पड़ रही है, हाँ 14 लाख ही तो था, पीएल डेबिट टू लॉस। चलो लिखो, तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 15.3 lakh being downward revaluation made
और अगली एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट P&L डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस 15.3 14 1.3 being loss written off being loss written off. चलो एक सवाल और था बेटा उसमें, उसने कहा था करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ। तीन रिक्वायरमेंट, इम्पेयरमेंट लॉस निकल गया, ट्रीटमेंट हो गई, कह रहा है अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बता दो। चलो तो लिखिए थर्ड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 4 लाख का, क्योंकि 12 लाख का एसेट कर दिया है और 3 साल अभी रह गया है उसकी लाइफ, स्क्रैप वैल्यू है 0, तो इसी को 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 लाख का निकल के आ जाएगा डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज 4 लाख। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये रहा, आइए देखिए, पढ़ो पहले इनकी रिक्वायरमेंट देख लो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ मशीन, हमें इम्पेयरमेंट का लॉस निकालना है। शो हाउ दिस लॉस बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। G Limited followed a policy of writing down the revaluation surplus by increased charge of depreciation resulting from revaluation। तो ये लास्ट वाला छोड़ो, अभी दो चीज़ ध्यान रखो, हमें इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है और हमें निकालना है इसको बुक्स में कैसे ट्रीट करेंगे। तो अभी अभी तो निकाले हो, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है, कैरिंग अमाउंट या रिकवरेबल अमाउंट, दोनों में जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस। एंट्री क्या होगी, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी। अगली एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू पीपी, जरूरत पड़ी तो पीएल भी आ जाएगा। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन में दिया है इसने। आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, जरूरत है नहीं, एग्जाम में कोई जरूरत नहीं बनाने की। पढ़ो अब क्या लिखा है सामने देखिए। जी लिमिटेड अक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2000 x0। अच्छा यहाँ बेटा 1 अप्रैल 2000 x0 को एक मशीन खरीदा 7 करोड़ की, that has estimated life is 7 year। This machine is depreciated on a straight line basis, does not carry any residual value। ठीक है, यहाँ पे मशीन खरीदी है 7 करोड़ की और 7 साल की इसकी लाइफ है। आगे बढ़िए, अब कह रहा है इन अप्रैल 2000 x4, कहाँ गया बेटा, अप्रैल 2000 x4 की बात कर रहा है। तो इसका मतलब देखो जरा, अप्रैल में खरीदा था तो अप्रैल से ये x0 x1 एक साल हुआ ना। अब यही मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगी 31 मार्च x1, इसी दिन शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल x1। फिर आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगा अपना x1 x2, ये आएगी 31 मार्च x2 और यहीं पे आ जाएगा 1 अप्रैल x2। फिर ये वाला हो जाएगा x2 x3, तो यहाँ आ जाएगा 31 मार्च x3 और ये आ गया 31 मार्च 1 अप्रैल x3, 1 अप्रैल x3, एक साल और चलो x3 x4 यहाँ, तो आएगा 31 मार्च x4 और यही हो जाएगा 1 अप्रैल x4। कहने का मतलब
क्वेश्चन 4 साल आगे की बात कर रहा है, तो 4 साल बाद की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। शुरू करते हैं, आओ नीचे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट of asset on the date of impairment. ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट अप्रैल x0 को 7 करोड़, और इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर। तो स्क्रैप वैल्यू है नहीं कोई, 7 करोड़ को डिवाइड कर दो 7 ईयर से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 ईयर से। तो 4 करोड़ से मशीन डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये बची है 3 करोड़ की। कैरिंग अमाउंट एज एट 1 अप्रैल 2004। डन बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखो डायग्राम पे आओ। इसका मतलब यहाँ पे जो अपना एसेट था, यहाँ इधर लिख रहा हूँ, यहाँ अपना एसेट 3 करोड़ का था, 7 करोड़ का यहाँ था, डेप्रिशिएट होते होते फाइनली वो 3 करोड़ का बचा है। सवाल देखो आगे क्या बोल रहा है, पढ़ो। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2004 द कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन वॉज रीअसेस्ड। जरा बताओ, 1 अप्रैल को हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट कितना निकाला? 3 करोड़, और ये उसको रीअसेस करके 5 करोड़ 10 लाख निकाले हैं। तो इसका मतलब इन्होंने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया। पढ़ो, ऑन 1 अप्रैल 2004 कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीन वॉज रीअसेस्ड, दोबारा से चेक की गई, ठीक है, एट 5.10 करोड़। कह रहे हैं इसको 5.10 करोड़ पे रिवैल्यू किया, एंड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये न लिखता तब भी हम समझ जाएं। अब बताओ, यहाँ इन्होंने रिवैल्यू किया, आओ अपने आंसर में, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ लिखिए, ऐड करिए अपवर्ड रिवैल्यूएशन 5.1 से 3 माइनस कर दो, तो 2.1 करोड़। तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा 5.10 करोड़ का रिवाइज्ड रिवैल्यूड अमाउंट चलो आगे बढ़ो, और सवाल क्या कहता है? अब अपने मन में सोच लो, आप समझाना तो है ही। ये देखो यहाँ पे क्या एंट्री बनाई होगी, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, कितने से? 2 पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने रिवैल्यूएशन में 2 करोड़ 10 लाख पड़ा हुआ है। आगे बढ़ो, कहता बेटा फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2000x6। अच्छा, अब यहाँ वो देखो फिर से एक बार, ये x4 था, तो इसका मतलब इसके बाद यहाँ आया होगा 31 मार्च x5, 1 अप्रैल x5, 1 साल और आगे निकल गया, यहाँ 31 मार्च x6, यहीं की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये 2 साल आगे की बात कर रहा है।
2 साल आगे की बात कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 4 साल आगे की बात कर रहा था। ठीक है, 2 साल बाद की बात कर रहा है। अब बेटा वो तो एक लाइन में लिख देता है। अब आप सोचो, मेरी तरफ देखिए, आपने एसेट कितने का खरीदा था? सब लोग रिप्लाई करो। कितने से 4 साल में डिप्रिशिएट कर दिया, तो कितने का बचा? फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितने का किया? 2 करोड़ 10 लाख का। फिर कितने का हो गया? तो बैलेंस शीट में कितने का लिखा होगा? अब ये दो 2 साल आगे पहुंच गए तो भाई 2 साल डेप्रिशिएट होगा ना वो। हम भी तो कैरिंग अमाउंट लेके पहुंचेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाओ, अभी और इसमें कहानी है। बताओ एसेट की लाइफ कितनी थी? 7 साल थी। ठीक है, अब बताओ, 4 तो निकल गया था, 4 साल निकल गया था, तो इसके बाद बचा कितना था? 3 साल बचा था ना। तो मुझे अब 5 करोड़ 10 लाख को 3 साल में डेप्रिशिएट करना था ना। बोलो, ये देखो इधर, एसेट कितने का खरीदा था? 7 करोड़ का। फिर 1 2 3 4, 4 साल चलाने के बाद 3 करोड़ का बचा था। उन्होंने 2 करोड़ से 2.1 से रिवैल्यू करवा दिया तो हो गया 5.1। तो लेकिन लाइफ थोड़े ना बदल गई, लाइफ तो 7 ही साल है, 4 साल निकल चुके हैं। तो ये 5 करोड़ 10 लाख अगले 3 साल में खत्म करना है ना इसको, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो कुछ है नहीं इसकी। समझ आ रहा है? तो अब ऐसे होगा, यहाँ आओ, अब माइनस करो इसमें से डेप्रिसिएशन। कितना बेटा? डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर 5.1 CR। अगर ये 3 साल का है तो 2 साल का कितना? 3.40 करोड़। तो बेटा अपने पास कैरिंग अमाउंट बच गया, कैरिंग अमाउंट बच गया एज एट 31 मार्च X6 1.70 करोड़। गिन के 3 आइटम है, एक कैरिंग अमाउंट, एक वैल्यू इन यूज, और अगला क्या था? नेट सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन कैसे कठिन करेगा, एक एक चीज आपसे निकलवाएगा और क्या करेगा। तो यहाँ हम लोगों ने निकाल लिया कैरिंग अमाउंट, पिछले क्वेश्चन में दिया था। डन। पढ़ो सवाल आगे। अब और क्या हुआ है स्क्रीन पे देखो। कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2006, conditions indicating that impairment of machine existed and the amount recoverable ascertain only 79 lakh। लो, अब बताओ बेटा, 2 साल बाद हम लोग का एसेट बचा कितने का है? 1 करोड़ 70 लाख का ना। और ये कह रहे हैं इसको जब रीअसेस किया तो ये कितने का निकला? कह रहे हैं 79 लाख बड़ी मुश्किल से इसमें मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है? उसको टेक्निकली क्या बोलते हो? क्या एंट्री चलो इम्पेयरमेंट हो रहा है। तब आओ पहले देखते हैं इम्पेयरमेंट हो कितने का रहा है, और एंट्री क्या होगी? इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी। अगली एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो 4 करोड़ कितना पड़ा था? 2 करोड़ था, कितना था? हाँ 2 करोड़ था, तो 2 करोड़ से तो कम ही होगा, दो का तो एसेट ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ नीचे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व एज एट 31 मार्च X6। लिखिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल X4 2.1 CR। इसमें से माइनस कर दीजिए रिवैल्यूएशन रिजर्व एडजस्टेड अगेंस्ट एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 2.1 डिवाइडेड बाई 3 into 2।
ये लिखा है AS10 में, तो कितना आएगा ये 1.4, तो 0.70 CR अवेलेबल बैलेंस है। यहाँ तक लिख लो। तो ये मैंने क्या लिखा है वो बताता हूँ, AS10 वाला पॉइंट। ठीक है बेटा, अब सब बच्चे देखो मेरी तरफ, कॉपी हो गया यहाँ तक? अब इधर देख लो जरा पूरे फोकस के साथ, और ये बात ना समझ में आए तो मुझसे पूछना। चलो, जितना रिस्पॉन्स करोगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। बताओ कितने का एसेट खरीदा था, फिर कितने साल चलाया? 7 करोड़ का 7 साल लाइफ था, तो हर साल 1 करोड़ से जाएगा, तो 4 साल में 4 करोड़ निकल गया, बचा कितने का? 3 करोड़ का। अब बताओ, तो यही 3 करोड़ ही तो हमें आगे डेप्रिशिएट करना था, लेकिन यहां हमने क्या किया, इसी में 2.1 करोड़ और बढ़ा दिया। तो ये कहा जाता है, बोलो यहाँ तक ठीक है? और ये देखो बेटा, जब बढ़ा दिया तो यहीं अपने पास रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब सब बच्चे समझना, देखो अगर 3 करोड़ को डेप्रिशिएट करते तो 1 करोड़ इस साल, 1 करोड़ इस साल, 1 करोड़ अभी इसमें लिखा नहीं है, आगे होता। लेकिन इस 2 करोड़ 10 लाख और जो हमने लिखा, 2 करोड़ 10 लाख और जो लिखा बेटा, तो 2.1 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी तो 3 साल में निपटाना होगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ रहा है 0.7, 0.7 और 0.7 का। बोलो आ रहा है? तो हम लोग का एएस कहता है, कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, कि ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ रही है इसको पीएल में नहीं लेके जाना है। मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी? अगली एंट्री बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब 2 मिनट सोचना, थोड़ा सेंसिबल। देखो बेटा, अगर वैसे तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है हर साल, 1 करोड़ 70 लाख का ना। अब अभी हम ऐसे लिखें 1 करोड़ 70 लाख का डेप्रिसिएशन, तो ये 1 करोड़ 70 लाख कहाँ पहुंच जाएगा? पीएल में। बोलो, तो प्रॉफिट घटा देगा। AS10 क्या बोलता है? AS10 कहता है अगर तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, क्या पड़ा है बेटा? तो सोच के बताओ सब बच्चे, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैश में होता है कि नॉन कैश? नॉन कैश। सुनते हो ना, कहेंगे एलॉन मस्क की नेटवर्थ इतनी हो गई है, तो जब सब बेच के सड़क पे आ जाएंगे तब उतना पैसा उनके पास होगा। जब तक बिक नहीं रहा है तब तक क्या है, कैश का फ्लो थोड़े ना है। समझ में आया? तो अब वही बात यहाँ होती है, समझो। तो अगर हम पूरे का डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो ये पूरा कहाँ पहुंच जाएगा? पीएल को डेबिट कर देगा। तो हमारा AS10 कहता है देखो, जो पहले ये जो एक था ये तो पीएल में लेके जाओ, लेकिन ये जो है बेटा, हमारा AS10 कहता है एक तरफ तुम इतना अपने पीएल में डाले दे रहे हो और दूसरा तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व भी पड़ा है और इसका कोई यूज ही नहीं होता। तो कहते हैं ये जो डेप्रिसिएशन है उसको किससे सेट ऑफ कर दो? रिवैल्यूएशन रिजर्व से। किससे सेट ऑफ कर दे? रिवैल्यूएशन रिजर्व से। अब समझ में आ रहा है टेक्निकली? तो उसका बर्डन किस पे नहीं जाएगा? पीएल पे नहीं जाएगा। किस पे नहीं जाएगा? पीएल पे नहीं जाएगा। तो ये देखो हमने ऐसे किया, तो कि 2.1 डिवाइड, अच्छा कितना जाएगा, वही जो एक्स्ट्रा जितनी अपवर्ड रिवैल्यूएशन करी थी उसका जो डेप्रिसिएशन होगा, तो 70 लाख उसी का तो है। अरे यहाँ मैंने डायग्राम बनाया नहीं अभी, ये देखो, ये जो 1 लाख, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ ये है, ये तो 3 करोड़ वाला है, ये तो पुराना था, और रिवैल्यूएशन का 70 70 70 आ रहा है ना। तो ये जो 70 और 70 है इसको हम लोग कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व से। कहाँ लिखा है ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। तो ये देखो ऐसे, तो वैसे किया कि अगर 2 करोड़ 10 लाख 3 साल का है तो 2 साल का 1 करोड़ 40 लाख होगा, और ये 1 करोड़ 40 लाख किस में से कट जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। तो अब कितना पैसा पड़ा होगा उसमें? 70 लाख। कितना पड़ा होगा? 70 लाख। तो कहने का मतलब ये अब कम पड़ गया ना,
तो जितने से कम पड़ेगा उतने से कौन आएगा? पीएल आएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, आगे बढ़े, लिखो आगे। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। लिखिए इसमें, इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ऊपर निकाला था 1.70, रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में बता रखा है 0.79 CR। माइनस करो बेटा 0.91, और उसमें कितना पड़ा है रिवैल्यूएशन में? 70 लाख। चाहिए कितना? 91 लाख। तो क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। अब लिखो नीचे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, पहली एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू PPE being downward revaluation made revaluation reserve account debit P&L debit to impairment loss 0.91, और इसमें पड़ा था 70 लाख। कितना कम पड़ा देखो जरा, 21। being loss written off, being loss written off। बेटा चलो आगे। अब एक आखिरी चीज और लिखना है, फिर पहली यूनिट खत्म हो जाएगी, और ज्यादातर अपना पहली यूनिट में ही था सब कुछ। चलो ये देखो इधर, पूरा चैप्टर 3 यूनिट में पढ़ना था, तो अब ये लास्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं पहले यूनिट का। ये खत्म हो जाएगी, फिर ये 2 बचेंगे। लिखिए अब इसमें जरा, लिखिए बेटा, रिवर्सल ऑफ, कंसेप्ट होगा 6, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। लिखिए इसमें, if indications do not prevail in current situation on the basis of which impairment was done in past, then we can reverse impairment. Previously written off.
आगे लिखिए, द रिवर्सल ऑफ impairment loss will be allowed up to normal carrying amount that would have been there if no impairment was done in past. और यही लाइन सबसे खतरनाक है, इसी पे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। नीचे लिखिए, मैक्सिमम रिवर्सल अमाउंट in PL, normal carrying amount without impairment माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। एंट्री होगी PPE या intangible asset account debit to reversal of impairment loss being loss reversed reversal of impairment loss account debit to P&L being income credited। एक नोट लिखेंगे, if appreciation in the value of asset is more than allowed limit then excess amount can be recognized in revaluation reserve, can be recognized in revaluation reserve। और इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग करेंगे एक एग्जांपल। एग्जाम्पल भी लिखी लो तभी मैं समझाऊं। नंबर 1, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 1,00,000, सैल्वेज वैल्यू nil, estimated useful life 10 year, recoverable amount
ए पॉइंट में लिखिए आफ्टर 2 ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, $60,000। बी पॉइंट में लिखिए आफ्टर 2 ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ, आफ्टर 2 ईयर ऑफ इम्पेयरमेंट, 80,000। हो गया बेटा? चलो अब स्क्रीन पे देखो। अब सुनिए जरा कहानी क्या है। देखो टॉपिक क्या है पहले वो सुन लो। अब बताओ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट में आप क्या पढ़ते हो? जब हम लोग का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो ऐसे में क्या कर दिया जाएगा? इम्पेयरमेंट। और कल या परसों वाली किसी क्लास में आपने पढ़ा था, जब उसके इंडिकेशन होंगे तभी इम्पेयरमेंट होगा। ठीक है? ठीक, अब सुनो बताओ। इंडिया में बेटा अभी बताओ, इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लिकर उन्होंने बैन कर रखा है कि नहीं? ठीक है, लिकर बैन है अगर, तो ये बताओ जब बैन नहीं रहा होगा तो लिकर बनाने की वहाँ फैक्ट्री होगी, उनके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा कि नहीं होगा? सरकार ने जैसे उसको बैन किया, तुरंत उन्होंने क्या दिखा दिया होगा? इम्पेयरमेंट लॉस। बोलो। इम्पेयरमेंट लॉस दिखा के अपने एसेट को वैल्यू उसकी कम कर ली होगी। लेकिन मान लो इलेक्शंस हो, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, एक नई गवर्नमेंट आए, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दे। अब बताओ, अब जो इंडिकेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो पास्ट में हमने इम्पेयरमेंट किया था अब हम उसको रिवर्स कर देंगे। कहानी है, समझ में? तो जब रिवर्स करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा आप ये पढ़ने जा रहे हो। बोलो, क्लियर हुआ सबको? ठीक है। पॉलीथीन बनाने, पॉलीथीन पे जैसे सरकार ने रोक लगाई है बेटा, तो जब रोक नहीं थी तो जो लोग बनाते थे उनकी जो मशीन थी वो वेल एंड गुड थी, मार्केट में उसकी ट्रेडिंग होती रही होगी। जैसे ही उसको रोका गया तुरंत क्या होगा? वो मशीन बिकना बंद हो गई। तो जिसके पास रहा भी होगा उसने क्या दिखाया होगा? इम्पेयरमेंट किया होगा। और अगर मान लो रिस्ट्रिक्शन हट जाए तो क्या होगा? उसकी वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी। तो वो जो हमने इम्पेयरमेंट किया है उसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो रिवर्सल कैसे होगा ये आप सीखने जा रहे हो, समझ में? लेकिन वो इसको पढ़ के नहीं समझ में आएगा, ये जो लिखे हो ये सवाल लगा के समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। कहता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1 लाख। हमने 1 लाख का एसेट खरीदा था, मान मान लेता हूँ यहाँ 1 लाख का एसेट खरीदा था। आगे बढ़ो। ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख की। फिर कह रहा है बेटा ये जो एसेट है इसकी सैलवेज वैल्यू है 0। चलो इसकी वैल्यू हो गई 0। लाइफ है 10 ईयर की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ईयर की लाइफ हो गई। अब आगे कह रहे हैं बेटा रिकवरेबल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, ये 60,000 है। रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 60,000। कितने दिन बाद? 2 साल के बाद। और चलिए तो अब आइए नीचे जरा कुछ कैलकुलेशन करते हैं। लिखिए ए पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस
पहले लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट। भाई इन्होंने रिकवरेबल बता दिया, मुझे कैरिंग अमाउंट भी तो चाहिए ना। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट ये था 1 लाख, 2 साल बाद का रिकवरेबल बताया है, तो इसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर, अगर 1 लाख की मशीन 10 साल चलेगी तो 2 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 20,000। तो 2 साल बाद हमारी जो मशीन है उसका कैरिंग अमाउंट होगा 80,000। 2 साल बाद जो हमारी मशीन है उसका कैरिंग अमाउंट 2 साल बाद 80,000 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है उसका रिकवरेबल अमाउंट 60,000 है। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 60,000। अब जल्दी से बताओ रिकवरेबल और कैरिंग में कौन सा ज़्यादा है? तो कैरिंग ज़्यादा है, तभी तो जरूरत पड़ती है इम्पेयरमेंट की। तो अब इम्पेयरमेंट होगा 20,000 का। बीस हजार का इम्पेयरमेंट होगा। तो अब इनका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस $80,000 minus 20,000, that is 60,000। ये था कैरिंग अमाउंट। ये है इम्पेयरमेंट लॉस, ये है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो फिलहाल अब हमारा एसेट जो कि 80,000 का था वो 60,000 में दिख रहा है। हो गया बेटा? स्क्रीन पे देखिए, क्या इसका मतलब हुआ? 1 लाख का एसेट खरीदा था, 10,000 से पहले साल डिप्रिशिएट हुआ, 10,000 से दूसरे साल, तो यहाँ कितने का बचा? 80,000 का। लेकिन 20,000 का हमसे इम्पेयरमेंट लॉस करवा दिया, तो अब एसेट कितने का बचा है? 60,000 का। यही तो हुआ ना? अब ये क्या कह रहे हैं, इसके 2 साल बाद, इसके 2 साल बाद, ये जो ऊपर लिखा है ना, आफ्टर 2 ईयर ऑफ इम्पेयरमेंट, तो भाई इम्पेयरमेंट तो यहाँ हुआ ना दूसरे साल के आखिरी में, तो इम्पेयरमेंट के 2 साल बाद मतलब चौथे साल, चौथे साल बेटा इसका रिकवरेबल अमाउंट 80,000 हो गया, बढ़ गया। तो आओ पहले हम कैरिंग अमाउंट तो निकालें। अब लिखिए इसके नीचे सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट में लिखिए, चौथे साल तक पहुंचे तो हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो अब लिखेंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट 60,000 था, डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर। कोई बताएगा एसेट की लाइफ कितनी थी, कितने दिन चल चुका है, तो कितना बचा है? तो हमें ये 60,000 8 साल में डेप्रिशिएट करना था कि नहीं? तो हम कहेंगे अगर ये 60,000 हमें 8 साल में करना था तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना? 15,000। तो इसका मतलब ये हमारी बुक में बचा होगा 45,000 का। कैरिंग अमाउंट
आफ्टर 2 year of impairment, दो साल बाद इम्पेयरमेंट के उसका कैरिंग अमाउंट बचा है 45,000 का। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ देखो, अब यहाँ उसका कैरिंग अमाउंट बचा है 45,000 का, और ये कह रहे हैं वो तो हो गया है 80,000 का। ये देखो, रिकवरेबल अमाउंट आफ्टर 2 year ऑफ इम्पेयरमेंट कितना हो गया, बढ़ गया ना बेटा। तो 35,000 से हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो इसी के नीचे लिखिए रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट आफ्टर 2 year 80,000। तो 45 और 80 का अगर डिफरेंस निकालें तो 35,000 का हमें इंक्रीज इन वैल्यू करना है। इंक्रीज इन वैल्यू करना है। बोलो यहां तक ठीक है? हो गया सबका? अब लिखना बंद करके 2 मिनट देखो सामने, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है? अब जितना मैं पूछूं हर एक चीज़ का रिप्लाई करना, और बढ़िया समझ में आएगा। चलो बताओ, अब ये डायग्राम देखो, इसीलिए डायग्राम बनाया था। कितने का हमने खरीदा था एसेट? 1 लाख का। पहले साल कितने से डिप्रिशिएट हुआ? दूसरे साल कितने का बचा? तो कैरिंग अमाउंट कितना था? 80,000। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट कितना बता रहे हैं? 60,000। तो हमें इम्पेयरमेंट कितने का करना पड़ा? 20,000 का। तो अब एसेट हमारा कितने का हो गया? 60 का। और ये 60,000 2 साल तो निकल गए। अगर ये 60,000 हमें 8 साल में, अगर ये 60,000 हमें 8 साल में डिप्रिशिएट करना है, तो हर साल की डिप्रिसिएशन कितनी हो गई? 7500। तो ये देखो, इसका मतलब 7500 से यहाँ, 7500 से यहाँ 15,000 से डिप्रिशिएट हुआ होगा। 60 माइनस दिस, तो 45 आ गया। अच्छा, अब यहाँ वो कह रहे हैं इसका रिकवरेबल अमाउंट 80,000 का हो गया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि 35,000 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ानी होगी। बोलो बेटा यहाँ तक ठीक है? लेकिन एएस 35,000 से बढ़ाने नहीं देता। क्या करता है एएस? 35,000 से नहीं बढ़ाने देगा। समझ आया? तो कितने से बढ़ाने देगा वो सुनो, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एएस कहता है, बोलो सब लोग यहाँ तक रिलेट कर पा रहे हो? अब देखो एएस क्या कहता है। एएस कहता है 45 का एसेट 80 का हो रहा है, तो हम 35,000 नहीं बढ़ाने देंगे। एएस क्या कहता है? एएस कहता है सुनो, मान लो इम्पेयरमेंट ना होता। क्या ना होता? चलो बताओ, लगाओ दिमाग। 1 लाख का एसेट था, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 1 लाख का खरीदा था हमने। एसेट 1 लाख का खरीदा था, तो 10,000 पहले साल का डिप्रिसिएशन, 10,000 दूसरे साल का, 10,000 तीसरे साल का, 10,000 चौथे साल का। अगर इम्पेयरमेंट ना होता तो हमारा एसेट 40,000 से डिप्रिसिएट हुआ होता। तो यहाँ बचता कितने का? 60,000 का। कितने का बचता? 60,000 का। तो वो कहते हैं ऐसा है कि हम 35 की अलाउ ही नहीं करेंगे। कहते हैं आज वो 45 का है और तुम कह रहे हो वो 80 का हो गया। तो अगर इम्पेयरमेंट ना होता तो वो कितने का एसेट होता? 60,000 का होता। 60 माइनस 45 कितना आया? 15,000। तो एएस कहता है मैक्सिमम अलाउड लिमिट फॉर अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज 15,000। मैक्सिमम अलाउड लिमिट फॉर इम्पेयरमेंट इज 15,000। फिर से बताओ, समझ में आ जाए, कुछ इसमें कठिन नहीं है। बोलो अब फिर से जल्दी से। कितने का एसेट खरीदा था? 1 लाख का। कितने दिन की लाइफ थी? 10 साल की। तो हर साल डिप्रिशिएट कितने से होगा? 10,000 से। अब बताओ, 2 साल डिप्रिशिएट हो गया तो बचा कितने का? 80,000 का। लेकिन उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 60,000। तो 20,000 से हमें क्या करना पड़ा? इम्पेयरमेंट। बोलिए। फिर 2 साल और बीता, तो 2 साल और बीता तो 15,000 से डिप्रिशिएट हो गया। कितने का बचा है? 45,000 का। बोलो सब लोग, 45 का बचा है। अब रिकवरेबल अमाउंट कितना हो चुका है? 80,000। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसको 35,000 से क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। लेकिन AS 28 क्या कहता है? कहता है 35 से बढ़ाने नहीं देंगे।
कहते हैं अब ये, वो कहता है AS28 कहता है बेटा, कहता है ये बताओ अगर इम्पेयरमेंट न होता, क्या बोला मैंने, अगर इम्पेयरमेंट न होता तब ये कितने का होता। तो ये देखो भाई, दो दो चार, 4 साल निकले हैं, 10,000 हर साल का डिप्रिसिएशन है, 1 लाख का एसेट था, 40,000 से डिप्रिशिएट हो गया था, तो बचता कितने का, 60,000 का। बोलो बेटा कितने का बचता। और वो कहेगा 45 का तुम्हारी बुक में लिखा है, मैक्सिमम कितना लिख सकते हो, 60,000 का, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितने की पॉसिबल है, और एंट्री कितने से होगी, 15,000 से। समझ में आया? अब वो लाइन पढ़ो जो मैंने हाईलाइट कराई थी, स्क्रीन पे देखो, ये the reversal of impair loss will be allowed up to normal carrying amount that would have been there if no impairment loss was done। कह रहा है बेटा, अगर कोई impairment loss न होता तब जितने का एसेट होता मैक्सिमम उतने का ही रिवर्सल पॉसिबल है। निकाला ना हमने अभी, वैसे कितने का आ रहा था, 35,000 का, और ऐसे कितने का आ रहा है, 15,000 का, तो वही 15,000 अलाउड है, बाकी अलाउ नहीं है। आए समझ में, सबको क्लियर है? और निकाल दे नीचे, चलो नीचे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, सी पॉइंट में, कैलकुलेशन ऑफ अलाउड रिवर्सल अंडर AS28। AS28 मैक्सिमम करने कितना देगा, तो अब नॉर्मल कैरिंग अमाउंट निकाला जाएगा। नॉर्मल कैरिंग अमाउंट, अगर सब कुछ नॉर्मल होता, इफ नो इम्पेयरमेंट वॉज डन, if no impairment was done in past, अगर पास्ट में कोई इम्पेयरमेंट ना होता तब ये एसेट कितने का होता, तो ये 1 लाख का था, माइनस 10,000 इंटू 4, ये कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन, 60,000 का होता। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट 45,000 का है, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15,000। ये है बेटा अलाउड रिवर्सल, मैक्सिमम 15,000 का रिवर्सल पॉसिबल है। नीचे लिखिए, इन द गिवन केस, in the given case total appreciation is of 35,000 but maximum allowed reversal is 15,000, which is up to normal carrying amount so we can credit P&L by rupees 15,000 only। हम लोग PL को मैक्सिमम 15,000 से क्रेडिट कर सकते हैं। एंट्री लिखिए, एसेट अकाउंट डेबिट asset account debit to reversal of
इम्पेयरमेंट लॉस 15,000 being asset appreciated up to allowed limit. सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू P&L being reversal credited. हाँ बेटा फिर से एक बार। 15,000। निकाल सकते हो, लेकिन वर्किंग नोट ऐसे देना होगा ना बेटा निकाल के। कौन सी लाइन बेटा? यही जो मैंने यहाँ पे अभी कैलकुलेट कराया था। यहाँ एसेट 1 लाख का था, अगर इम्पेयरमेंट ना होता तो यहाँ कितने का बचता? 60,000 का। और अभी कितने का है? 45 का। तो 45 और 60 का जो डिफरेंस है मैक्सिमम इतना ही रिवर्सल हो पाएगा, उसका मतलब ये। हाँ रिवर्सल हो पाएगा। अच्छा बताओ, समझ में आया सबको? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं? चलो तो एक डाउट हम क्रिएट करते हैं और फिर उसको बताते हैं तुमको। अब ये बताओ, एसेट कितने का हो गया था हम लोग का? सामने देखना जरा, यहाँ इस पे आओ। बताओ आखिरी में एसेट कितने का हो गया था बेटा? 45,000 का। आखिरी में कितने का हुआ था? और रिकवरेबल कितना था? 80,000 था। अब एएस ने कितना बढ़ाने दिया हमको? यहाँ मैं लिख रहा हूँ 15,000 बढ़ाने दिया। और है कितने का? तो अभी भी 20,000 का गैप है। तो अब एक सवाल उठता है, उस 20,000 का क्या होगा? उस 20,000 का क्या होगा? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, अभी इसको लिखवा भी देता हूँ। देखो डेप्रिसिएशन निकालने के दो मॉडल हैं, एक कॉस्ट मॉडल, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या बोला मैंने? कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, जो लोग नहीं जानते वैसे सुन लो। देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जैसे 1 लाख का एसेट है, हमने 10,000 की डेप्रिसिएशन किया, यहाँ 90 का बचा, 10 का डेप्रिसिएशन किया, 80 का किया। जब हम ऐसे करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। क्या बोलेंगे? और अगर हम ऐसे करें, यहाँ 1 लाख का एसेट है, यहाँ हम पकड़ के लाएं कोई वैल्यूअर, उससे इसको वैल्यू करवाएं, फिर जो अमाउंट बताए उसको हम लोग लिखें, तो उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या बोलोगे? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो दोनों में से कोई एक ही मॉडल लगाया जा सकता है। तो अब क्या है, ये जो 20,000 बचा, अगर हम लगा रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल, कौन सा मॉडल? तो ये जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। कहाँ जाएगा? और अगर हम लगा रहे हैं कॉस्ट मॉडल तो ये कहीं नहीं जाएगा, इसको इग्नोर किया जाएगा। समझ में? क्योंकि कॉस्ट मॉडल में कोई तरीका ही नहीं है, रिवैल्यूएशन उसमें आता ही नहीं। उसमें तो यही होता है ना, एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ा था फाउंडेशन में? एसेट खरीदने की एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर पीएनएल डेबिट टू एसेट, बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो वहां बढ़ाने का कोई तरीका ही नहीं है। लिखो इसको नीचे, लिखिए नोट ऑन रिमेनिंग एप्रिसिएशन ऑफ 20,000। नोट ऑन remaining
appreciation of rupees 20,000। 20,000 कैसे आया? 35,000 में से 15,000 माइनस करके लिखिए इसमें। if the entity chooses to apply revaluation model then excess depreciation then excess appreciation of rupees 20,000 will be transferred to revaluation reserve in case cost model is applied then it will be ignored। हो गया? तो ये है बेटा रिवर्सल। अब आगे बढ़ो। अब आके यहाँ पे आपकी पहली यूनिट खत्म हो गई और यही यूनिट ज़्यादा टेक्निकल थी। यही इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट। लिखो यूनिट 2। यूनिट 2 impairment of cash generating unit। शॉर्ट में इसको बोलेंगे CGU। CGU देखिए इसमें कंसेप्ट 1 मीनिंग ऑफ CGU। लिखिए एज पर प्रोविजन of accounting standard 28 CGU should be recognized as a smallest group of interrelated asset when individual impairment is not possible for some asset then we can test their impairment
by grouping such interrelated in a CGU. कंसेप्ट 2 में लिखिए इम्पेयरमेंट ऑफ CGU. Following steps are applied. Step 1, aggregate carrying amount of all asset in CGU. Step 2 है identify recoverable amount for whole CGU. Calculate impairment loss for whole CGU. Allocate impairment loss over all asset in CGU in the ratio of carrying amount. Example, assets in CGU. Coal mine, road. Recoverable amount for CGU 1,70,000. Calculate impairment loss of CGU and individual asset in CGU. देख लिया बेटा? चलो अब देखो सामने, अब ये क्या है CGU और इसमें इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे? देखो बेटा,
अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट। किसका इम्पेयरमेंट पढ़ रहे थे? इंडिविजुअल एसेट का। एसेट क्या होता है? जो बिजनेस को पैसे दे रहा होता है वो क्या है? एसेट है। अब समस्या क्या है बेटा, स्क्रीन पे देखना। अब पढ़ने जा रहे हो इम्पेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक है, अब सुनो, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कंपनी के पास एसेट होता है एक, कंपनी के पास एक एसेट होता है, लेकिन उससे कितना कैश जनरेट हो रहा है ये निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने जो एग्जांपल बनाया है उसी से आप लेके चलें। इधर देखो सामने, मान लो एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उनको पता चलता है यहाँ पे कोल माइन है, यहाँ पे कोल माइन है, इसमें से कोल निकालने का वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब बताओ, कोल निकाल के बेचेंगे, पैसा आएगा? तो बताओ, कोल माइन कैश जनरेट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब बाद में और क्या पता चलता है बेटा, ये जो कोल माइन है, स्क्रीन पे देखना, जो शहर है वो कोल माइन से 100 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे नो रोड, कोई रोड नहीं है, रोड नहीं है। तो अब एक्स लिमिटेड कहता है कि कोल माइन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो एक काम करो, पहले रोड बनाओ, क्योंकि यहाँ से कोयला निकाल भी लेंगे तो ला के बेचेंगे कैसे और वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? समझ में आ रहा है? अब उन्होंने क्या किया, पहले रोड बनाई, रोड बनाई, और फिर कोल माइन का तो कॉन्ट्रैक्ट था ही, अब यहाँ से कोल निकालने रोड के थ्रू आते, शहर में बेचते। अब बताओ, अगर मैं कोल माइन हटा दूं तो क्या रोड कैश जनरेट कर रहा है? जवाब दो। मैं कोल माइन हटा दूं तो क्या रोड कैश जनरेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब दोबारा बताओ, अगर मैं रोड गायब कर दूं तो क्या कोल माइन कैश जनरेट कर पाएगा? बोथ आर डिपेंडेंट, दोनों क्या है? तो अब ऐसे में क्या होगा बेटा, जैसे मान लो रोड बनाने में, मान लो 200 करोड़ का खर्चा आया, 200 करोड़ का खर्चा रोड बनाने में आया, 100 करोड़ का खर्चा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में लिया, तो अब 300 करोड़ का माना जाएगा ये कैश जनरेटिंग यूनिट है। समझा? अब दोनों की कीमत एक साथ लगेगी। इम्पेयरमेंट होगा तो दोनों का एक साथ होगा, रिवर्सल होगा तो एक साथ होगा, फिर बाद में वो बढ़ जाएगा। समझ में? व्हाट इज कैश जनरेटिंग यूनिट? ठीक है, अब आप अपने एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे आइए, देखिए क्या लिखा है। लिखा है एसेट्स इन सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट में, एक तो कोल माइन है 20 लाख की, उसके लिए रोड बनाई है 2 लाख की, तो अब कितने का सीजीयू लिया जाएगा? 22 लाख का। कितने का लोगे? और ये देखो, 1,70,000, ये 17 लाख बेटा इसकी वैल्यू है, ये 1,70 नहीं है, 17 लाख है, एक जीरो और बढ़ा देना। हमारे सीजीयू की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 22 लाख, और यहाँ पे उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया है? 17 लाख। अब क्या करते हो, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल, कैरिंग अमाउंट अगर रिकवरेबल से हायर हुआ तो इम्पेयरमेंट होगा। तो अब ये देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे, 4 लाख का क्या होगा? इम्पेयरमेंट। किसका? सीजीयू का। किसका? फिर वो जो 4 लाख का इम्पेयरमेंट है वो इनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में इनमें बांट दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में है? अब अभी लगाने जा रहे हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करो फटाफट, लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर सीजीयू। कैरिंग अमाउंट ऑफ कोल माइन 20 लाख, कैरिंग अमाउंट ऑफ रोड
2 लाख कैरिंग अमाउंट, टोटल कैरिंग अमाउंट 22 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 17 लाख, 4 लाख का होगा इम्पेयरमेंट लॉस CGU में। अब ये जो 4 लाख है बेटा, इसको बांट देंगे इन लोगों के यहाँ 5 लाख। तो ये जो 5 लाख है इसको रेशियो में बांट देंगे। कौन सा रेशियो? इनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट देंगे। कैसे बांटोगे? नीचे आओ, सेकंड स्टेटमेंट में लिखिए, एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ओवर एसेट्स इन CGU। लिखिए, एसेट्स कैरिंग अमाउंट रेशियो शेयर इन इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। चलो, अब एसेट्स में क्या क्या एसेट थे? एक अपने पास था कोल माइन और एक है रोड। कैरिंग अमाउंट कोल माइन का 20 लाख का था, 2 लाख का रोड का था, टोटल आ गया 22 लाख। अब इनका रेशियो निकाल लो बेटा। 20 लाख और 2 लाख का रेशियो निकालोगे तो 10:1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये टोटल आ जाएगा 11। अब ये जो इम्पेयरमेंट हमने किया था 5 लाख का, उसको जरा 10:1 के रेशियो में बांटो। 5 लाख का जो किया था 4 5 4,54,545। दूसरा वाला 4,5,455। ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो रिवाइज्ड अमाउंट ये आ जाएगा। माइनस करिए। तो इंडिविजुअल एसेट भी आ गया, ग्रुप एसेट भी आ गया। इस तरीके से काम होता है। CGU का पहले टोटल इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे, फिर उनका जो भी कैरिंग अमाउंट होगा उसके रेशियो में उसको बांट देंगे। चलो आज यहीं तक कर पाएंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में।